नमस्कार दोस्तों, प्रसन्न इस शिक्षा में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली पर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें लोग चर्चा करते हैं कि बैंक क्या है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है, इसके बदले साख निर्माण करके लोन प्रदान करती है। अर्थात ऐसी संस्था जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदारी होती है, बैंक कहलाती है। एग्जाम्पल लेके चलिए कि एक बैंक है, बैंक क्या करती है, ये डिपॉजिट स्वीकार करेगी और यहाँ से क्या करेगी, ये लोन दे देगी। डिपॉजिट किसे किसे लेगी, ये पब्लिक से लेगी, इंडस्ट्री से लेगी, कंपनी से लेगी, एक्सेट्रा से लेगी। ठीक ना, ये लोन देगी, इसी ही पब्लिक को भी लोन देगी, इंडस्ट्री को लोन देगी और कंपनी को लोन देगी। इस तरीके से कंपनी को लोन देगी। ठीक ना, यानी इस प्रकार की संस्था के कार्य निम्नलिखित होते हैं। पर क्या क्या कार्य है भाई? ये संस्थाएं लोगों से जमा स्वीकार करती है, उन जमाओं पर ब्याज इंटरेस्ट देती है। ये संस्थाएं, दूसरा कार्य होता है, ये संस्थाएं लोगों को ऋण उपलब्ध कराती है और उन ऋणों पर ब्याज लेने का कार्य करती है। तीसरा कार्य है कि वह विदेशी व्यापार में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसी संस्था, ऐसे कार्य करने वाले को बैंक कहा जाता है। समझें? अब हम लोग आते हैं, हमारे देश में बैंक जो हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। ठीक ना, क्या है, ये कार्य संगठित द्वारा किए जा रहे हैं, असंगठित क्षेत्र द्वारा भी तथा बैंक की संरचना दो प्रकार की होती है। यानी कि कार्य संगठित क्षेत्र के द्वारा भी किए जा सकते हैं और असंगठित क्षेत्र के द्वारा भी। यानी कि जो भी कार्य है दो तरीके से किया जाता है। ये जो कार्य बैंक कर रही है, ये बैंक को संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, यानी कहने का मतलब ये है कि संरचना के आधार पर, ठीक ना, बैंकिंग संरचना को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा संगठित बैंकिंग संरचना और दूसरा हो जाएगा असंगठित बैंक संरचना। संगठित बैंक व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक और तथा वाणिज्य बैंकों को रखा जाता है। सामान्यतः बैंकिंग शब्द का प्रयोग संगठित के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग व्यवस्था को संगठित तभी कह सकते हैं जिसमें साख निर्माण कानूनी तौर पर प्रयोग किया जाता है, कानूनी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्रों में साख निर्माण आपसी विश्वास पर किया जाता है। दूसरी बात है कि संगठित क्षेत्रों में संगठित बैंकिंग व्यवस्था सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र बैंकिंग व्यवस्था जो वो रिजर्व बैंक से मुक्त होती है। आपने ये देखा कि हमारे देश में संरचना के आधार पर बैंकिंग व्यवस्था दो प्रकार की है। पहला संगठित बैंकिंग व्यवस्था एवं असंगठित बैंकिंग व्यवस्था। संगठित बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आती है? संगठित बैंक व्यवस्था के अंतर्गत में आरबीआई एंड वाणिज्य बैंक, और असंगठित बैंक व्यवस्था के अंतर्गत में साहूकार एंड साहूकार आता है और ये आता है कि महाजन आते हैं। ठीक ना, असंगठित बैंकिंग व्यवस्था को हम लोग देसी बैंकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस बैंक में, इस असंगठित व्यवस्था में जो साहूकारों से या फिर महाजनों से पैसा लिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें किसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको डायरेक्टली आपसे विश्वास पे आपने लोन ले लिया और ये तुरंत मिल जाता है पैसा। इसमें
डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है तो इसलिए तुरंत मिल जाता है, जब ज़रूरत होता है तब ज़रूरत मिल आपको पैसा उपलब्ध हो जाता है। जबकि संगठित क्षेत्रों में क्या होता है कि आपको कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से बैंक आपको लोन देती है। उसके लिए आपको जैसे ITI फॉर्म देना पड़ता है लोन लेने के लिए। अगर मान लिया कोई किसान लेना चाहता है तो उसकी ज़मीन कितनी है, इस बिहाफ को देखते हुए उसको लोन इशू किया जाता है। ठीक है। अब अब हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बैंकिंग व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का कारण क्या था। स्वतंत्रता के पहले भी बैंक बने थे, स्वतंत्रता के बाद भी बैंक बने, स्थापित किए गए, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, कारण क्या था, क्यों किया जाए, बैंकिंग व्यवस्था क्यों लाया जाए। एक दिमाग में आता होगा वर्ड, क्यों लाया जाए। पहला, लोकतांत्रिक एवं समाजवादी आदर्शों का पालन करना। हमारा जो संविधान है लोकतांत्रिक और समाजवादी है की बात करती है। तो जिसमें कहा गया है कि सभी लोगों का अधिकार हो, सभी लोग अपने स्वेच्छा से अपने ज़िंदगी का निर्वहन कर सके। ठीक है। वित्तीय प्रणाली से सभी को जोड़ना। अगर मान लिया कि वित्तीय प्रणाली से सब लोग जुड़े रहेंगे तो सभी किसी भी आदमी को आवश्यकता अपनी पूर्ति होगी तो अपना आवश्यकता को पूर्ति के लिए कहीं से क्रय विक्रय या किसी माध्यम क्रय विक्रय किसी से भी कर सकती है। ठीक ना। दूसरी बात है ब्याज दरों में समानता। वित्तीय प्रणाली लाने से क्या हो जाएगा, बैंकिंग प्रणाली से क्या हो जाएगा कि ब्याज दरों में समानता होगी। मान लिया जाए कि असंगठित क्षेत्रों में क्या होता है यहाँ पे कि ब्याज दर क्या होता है कि वैरी करता है। ठीक ना। जो साहूकार होते हैं वो किसी को कुछ रेट पे दे रहे हैं, किसी को कुछ रेट पे दे रहे हैं। ठीक ना। तो वो क्या है, वो डिपेंड करता है उस टाइम पे कि आदमी का क्वालिटी कैसा है, उसके देने की क्षमता कितनी है, वो साहूकार इस पर परखता है। फिर दूसरी बात है कि उसका समाज में वैल्यू कितनी है, इस बिहाफ पे भी लोग देते हैं। लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो डिपेंड करता है। जबकि बैंकिंग व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। जो सरकार कानून के माध्यम से कर दिया गया कि जो जो ये डॉक्यूमेंट्स इसके पास हैं तो आपको लोन देना है, जिसमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती है। असंगठित बैंकिंग अवस्था को दूर करना। मैंने आपको भी बताया कि असंगठित बैंकिंग व्यवस्था में क्या होता है कि बैंकिंग जो इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है और उसमें बेईमानी होने की ज़्यादा चांस होती है। मान लिया जाए कि कोई आदमी 500 का लोन लिया किसी से, तो 500 में नहीं, उसका इंटरेस्ट पर महीना 10 रुपये होता है सैकड़, मानी 5 रुपये सैकड़, इस तरह से लिया जाता है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। यानी कि पाँच रुपये सैकड़ ले रहा है, तो यानी कि हम मैंने 100 रुपया में 5 रुपया का इंटरेस्ट दे रहा है। यानी कि मंथली कितना हो जाएगा, ईयरली कितना हो जाएगा, ईयरली हो जाएगा 60%। 60% के हिसाब से वो लोन लिया है। इसी से वो ज़्यादा अच्छा है कि बैंकिंग व्यवस्था में क्या है कि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए असंगठित बैंकिंग व्यवस्था को दूर करना। जिससे 5वां काम था कि आर्थिक सामाजिक शोषण को रोकना। 6ठा था वित्तीय व्यवस्था को निजी नियंत्रण से मुक्ति करना। वित्तीय व्यवस्था को निजी नियंत्रण से मुक्ति में करना। 7वां है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन करने का अर्थ है कि अगर बैंक अगर आपके हर जगह अवेलेबल है तो आप कोई भी काम सोचते हैं तो आप बैंक के माध्यम से ही करना होगा। आपको पैसा की ज़रूरत है तो बैंक जाएंगे लोन लेने के लिए। कुछ भी आपको बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास पैसे की रिक्वायरमेंट तो बैंक जाएंगे। किसी को पेमेंट भुगतान करना है तो बैंक का ही कोई यूज करेंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, ATM यूज करेंगे, चेक यूज करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट यूज करेंगे। यानी कहने मतलब कि अगर आपके पास नज़दीक बैंक होगा तब ना। तो इसीलिए बैंकिंग व्यवस्था जरूरी होता है। इसीलिए वित्तीय समावेशन, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री ने एक जनधन योजना चलाई थी। जनधन योजना का इम्पैक्ट यही था कि हर लोग के पास अकाउंट हो, जिससे जिसके पास वो पैसा हो वो अपने अकाउंट में रखे, या जब ज़रूरत हो तो अपना निकाले, अदरवाइज अकाउंट में रखे। इससे क्या होता है कि लोगों की चोरी नहीं होगी, अपने अकाउंट में पड़ा हुआ है, सुरक्षित है, सेफ है। अब आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली का इतिहास की चर्चा करेंगे कि भारत में बैंकिंग प्रणाली किस तरह से विकसित हुई है। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लीजिए कि बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ कैसे, विश्व में बैंकिंग प्रणाली का विकास कैसे हुआ। आधुनिक बैंकों का आरंभ सन
1157 ईस्वी में इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना से माना जाता है। यानी कि आधुनिक बैंकों का आरंभ सर्वप्रथम कब हुआ था? 1157 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना से माना जाता है। उसके जस्ट पश्चात 1401 ईस्वी में बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1407 में बैंक ऑफ जिनेवा और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। ठीक है। इस तरह 18वीं शताब्दी में सार्वजनिक पूंजी वाली कंपनियों के प्रवेश के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र के विकास तेजी से होती है। अब आपने देखा कि बैंकिंग प्रणाली सर्वप्रथम 1157 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना से माना जाता है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत में बैंकिंग का क्या विकास किस तरह से हुआ है। इस तरह भारत में बैंकिंग के विकास को हम लोग अध्ययन करने के लिए हम टोटल 7 चरणों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला चरण शुरू से लेकर के 1806 तक प्राइमरी स्टेज बोला जाता है। इस स्टेज में बोला जाता है भारत में सर्वप्रथम बैंकिंग 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से कोलकाता में स्थापित किया गया। क्वेश्चन में आएगा कि भारत का सर्वप्रथम बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है? तो स्थापित किया गया था कोलकाता में किया गया। यह बैंक जो थी यह पूर्णतः यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित थी। इसकी स्थापना किया था एलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा की गई थी, जो बाद में शीघ्र ही बंद हो गई। लेकिन इस कंपनी की जो पद्धति जो थी यूरोपीय बैंकिंग पद्धति के माध्यम से थी। कौन सी बैंक थी? 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान कोलकाता में स्थापित किया गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में का टाइम टेबल है 1806 से 1860 तक में, यानी कि 1806 ईस्वी से 1860 तक। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी अंशधारियों द्वारा भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। उसमें 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल थे, मद्रास थे और एक मद्रास थे। ठीक ना? मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। ठीक ना? तो इस तीनों में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हितों को ध्यान रखते हुए एक बैंक की स्थापना करती है। सर्वप्रथम बैंक 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। ये तीनों बैंक सरकार के नियंत्रण में थे तथा 1862 ईस्वी तक इन्हें नोट छापने की शक्ति थी। 1862 ईस्वी तक इन्हें नोट निर्गमन करने की शक्ति प्रदान था। अब हम लोग चर्चा करते हैं तो ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। इन तीनों बैंकों को 1921 ईस्वी में आपस में विलय कर दिया गया और इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से नाम रखा गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से स्थापना की गई। अब तीसरा चरण आइए। तीसरा चरण हम लोग पढ़ते हैं 1860 से 1913 ईस्वी तक में। 1860 से 1913 ईस्वी में बहुत से बैंकों की स्थापना हुई, जिसकी आपको आजकल भी सुनने को मिला होगा। जैसे 1865 में इलाहाबाद बैंक, 1861 में एलायंस बैंक ऑफ शिमला, अवध कमर्शियल बैंक 1881 में, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, 1901 में पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस बैंकों की स्थापना में सबसे पहला ये बेसिक कंसेप्ट ये था कि सीमित देयता, जो लिमिट बना दिया गया कि आपको इतना ही रुपया के आधार पे आपको इस्टेब्लिशमेंट करना है या किसी को देना है। तो जो सीमित देयता के आधार पे 1861 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था।
बोलिएगा, क्वेश्चन आता है कि सीमित देयता के आधार पर भारतीयों द्वारा संचालित बैंक का नाम कौन सा है? तो अवध कमर्शियल बैंक। फिर पूर्ण रूपेण भारतीयों द्वारा स्थापित एवं संचालित पहला बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1894 में। अब हम लोगों ने चर्चा किया कि 1894 में 1906 में 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1913 में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई। यानी कहना मतलब यह है कि जो हम लोग तृतीय चरण था, तृतीय चरण में हम लोग तृतीय चरण में दो बैंक को याद रखना है। पहला एक पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक जो सीमित देयता के आधार पर 1861 ईस्वी में स्थापित भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कि पूर्ण रूपेण भारतीयों द्वारा स्थापित एवं संचालित पहला बैंक थी, जिसकी स्थापना 1894 में की गई है। तो हम लोग आते हैं चतुर्थ स्टेज में आते हैं। चतुर्थ चरण में हम लोग देखिए चतुर्थ चरण 1913 से लेकर के 1939 में है। देखिए प्रथम उसमें 1913 के आसपास में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में बैंकिंग का विकास तीव्र हुआ और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में बैंकिंग का विकास तीव्र हुआ। सन 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी आपस में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सन 1930 ईस्वी में केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया कि देश में एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित, सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना तथा व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया गया। अब देखिए यहाँ पे अब 1921 में क्या हो गया था कि तीनों प्रेसिडेंसी जो थे बम्बई, कोलकाता और मद्रास में तीनों में एक बैंक स्थापना की गई थी। इसे प्रेसिडेंसी बैंक बोला गया था। प्रेसिडेंसी बैंक बंगाल 1806, फिर मद्रास 1840 और 1840 बॉम्बे, 1843 मद्रास था। ये तीनों बैंकों को मिला करके आपस में विलय कर दिया गया और इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दिया गया और यही बैंक आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट होगा। 1930 ईस्वी में एक अब केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति गठन किया गया। अब बैंक किया गया इस समिति ने एक सुझाव दिया कि देश में एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए तथा इसके लिए बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया गया, व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया गया। इस समिति के सुझाव के आधार पर सन 1934 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया। कब? 1934 में 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारत में से भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI की कार्य करना आरंभ कर दिया। यानी कि इस समिति के सुझाव पर 1934 में रिजर्व RBI एक्ट पारित किया गया और इसी के परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना आरंभ किया। अब 5वां स्टेज में हम लोग चर्चा करेंगे। फिफ्थ स्टेज में इस स्टेज को हम लोग कहा जाता है विस्तार ऑफ बैंकिंग, कहा जाता है एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग। इस अवधि को बैंकिंग विस्तार भी कहा जाता है। सभी बैंकों के मांग पर निरपेक्ष की मात्रा में वृद्धि हुई। इस समय सभी बैंकों के मांग निरपेक्ष की मात्रा में वृद्धि हुई। नए बैंकों की स्थापना के साथ साथ पुराने बैंकों की स्थापना हुई। इस चरण में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। हम लोग छठा चरण में आते हैं। छठे चरण 1946 से 1991 तक। अब हम लोग स्वतंत्रता के नज़दीक में हैं, ठीक ना। अब आइए, सन 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण
करने का उद्देश्य क्या होता है कि जब जब बैंक में ज़्यादा निजी कंपनी का भागीदारी हो गई थी, और निजी भागीदारी होने से क्या हो गया कि हमारे देश की सरकार जो थी वो चाहे कि हम अपने देश को एक सुरक्षा प्रदान करें, जिससे कि बाहरी लोगों का नियंत्रण कम हो। इसलिए सरकार ने क्या किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने के बाद ठीक है, इसी दरमियान और एक अधिनियम पारित किया गया 1949 ईस्वी में, भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया है। इस अधिनियम इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार दिया गया है। मैंने कहा इस अधिनियम पारित किया गया, भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत आरबीआई को यह अधिकार दिया गया कि अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करना। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अब याद रखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 ईस्वी में जो तीनों प्रेसिडेंसी को मर्ज करके बनाई गई थी, उन्हें अब 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। क्या इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब 19 जुलाई 90 अब हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण दो बार हुआ। पहला हुआ 19 जुलाई 1969 में, जिसमें से 14 बैंक थे, और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक का व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सन 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य क्या था कि अभी तक जितने भी बैंक एस्टेब्लिशमेंट किए गए थे, स्थापित किए गए थे, वो मेन शहर में ही थे, जैसे कोलकाता, मुंबई, पटना, ये सब चीज़ जगहों में स्थापित किए गए थे। लेकिन ग्रामीण अवस्था में वित्तीय समावेशन के बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संसाधन को उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक के लिए स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की व्यवस्था को देने के लिए 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई, जिसे बोलते हैं रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक। अब आइए 7वें चरण में से अब तक में 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुई, और 19 होने के बाद 1993 से 94 में निजी को पुनः बैंक खोलने का प्रावधान कर दिया गया। अब जितने भी निजी क्षेत्र के जो बैंक जो थे, उन्हें पुनः खोलने का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ विदेशी जो बैंक थे, उनको भी भारत में खोलने का प्रावधान की आज्ञा दे दी गई। उनके विस्तार करने का या नई शाखाएँ खोलने का अनुमति प्रदान की गई। तो हम लोग आते हैं, एक इंडेक्स बना लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने अभी तक में पढ़ा है। भारत में स्थापित बैंक, पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, भारत में पहला बैंक यही था। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, इलाहाबाद बैंक 1865, अवध कमर्शियल बैंक 1881, अवध कमर्शियल बैंक 1881। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक लगा देता हूँ, जो ज्ञान वाले पूछे जाएंगे। एक अवध कमर्शियल बैंक, एक इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, एक अवध बैंक, एक अब याद रखिएगा, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक 1894, अवध कमर्शियल बैंक 1881, और इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा। और आ जाइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। IDBI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IDBI 1964, ICICI 1994, एंड HDFC 1997, एक्सिस बैंक। इस तरह से हम लोग चर्चा किए आज हम लोग बैंक क्या है, हमारे देश में बैंकों का कितने प्रकार है, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। हम लोग फिर बैंकों का डेवलपमेंट पढ़ा। हम लोग कल में हम लोग अध्ययन करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आरबीआई क्या है, आरबीआई हमारे देश में किस तरह मौद्रिक नीति लागू करती है,
और मौद्रिक नीति लागू करने का उद्देश्य क्या है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो की आने की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।